हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। आज हमारा जो है कला एवं संस्कृति का पार्ट है, वो उस लेक्चर को देखेंगे। इकोनॉमिक्स हमारे पैरेलल चल रहे हैं, जो है 14 से 15 हम लेक्चर उसमें पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा कला एवं संस्कृति का समथिंग 12 या 13 लेक्चर हमारा आज होगा। तो वो हम जहाँ पर पहुँच चुके थे, मुगलों के पास पहुँच चुके थे। मुगलों में हमने जो देखा था वो देखा था आपको मुगल, अगर आपको याद आ जाते हैं तो कुछ नाम ज़रूर आपको याद होना चाहिए। HJSA, ठीक है। तो बाबर हम पढ़ चुके हैं, हुमायूं हम पढ़ चुके हैं, अकबर हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हमें 3 पढ़ना है। बाबर, हुमायूं और औरंगजेब हम पढ़ चुके हैं, अकबर हम पढ़ चुके हैं। और इसी के साथ जो है आपका एक नाम और पढ़ा है हमने इनके बीच में, उसका नाम था शेरशाह सूरी। वो अलग से थे तो हमने पढ़ा क्योंकि इसी के टाइम पर थे वो, तो इनका भी पढ़ना ज़रूरी था। तो हम बाबर, हुमायूं, अकबर और आपका शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जहांगीर, शाहजहां और अकबर के बारे औरंगजेब के बारे में। ये ध्यान रखना, BHA ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, एक क्रम है ये, जिससे आपको आसानी हो याद करने। भजसा, ये इसका पिता, ये इसका पिता, पिछले लेक्चर में मैंने बताया है। चलिए अब जो है हम जहांगीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले पढ़ चुके हैं। जहांगीर के बारे में पढ़ने से मेरा तात्पर्य है कि जहांगीर के काल में वास्तुकला या स्थापत्य कला कैसी रही, क्योंकि हम अभी वास्तुकला और स्थापत्य कला ही पढ़ रहे हैं। तो जहांगीर के काल में जो स्थापत्य कला रही है वो आपकी इस तरीके की रही है। ये क्या है, मतलब कि अवनति, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा विकास नहीं देखा गया है इसके टाइम पर। इसने जो है इस चीज़ पर ध्यान कम दिया है, इसको जो है कम कंसीडर किया है वास्तुकला को। हाँ, इसने जो है चित्रकला पर बहुत ध्यान दिया है। जब हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे तो ये चिन्ह जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा इसके लिए, लेकिन ये वाला चिन्ह इसके लिए जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसने इसमें कोई खास ध्यान नहीं दिया। वास्तुकला में, स्थापत्य कला में कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए इसके द्वारा निर्मित। ठीक है, वो क्या है वो पढ़ लेते हैं। जैसे इसने जो है सिकंदरा में, सिकंदरा कहाँ पर है आपका, ये सिकंदरा है आपका आगरा में, आगरा में सिकंदरा है। तो इसने जो है अपने पिता, जहांगीर से पहले कौन है, अकबर। तो अकबर जो है उसका इसने किला का निर्माण किया, अकबर का किला। तो वो किसने निर्माण किया, इस जहांगीर ने। कहाँ पर, आपका आगरा में, सिकंदरा में। उसके बाद जो है हम देखते हैं कश्मीर। कश्मीर आप लोग परिचित होंगे। कश्मीर में इसी ने जो है शालीमार बाग का निर्माण किया या विकास किया। शालीमार बाग, शालीमार से मतलब है मेरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सुंदर से रिलेटेड। तो शालीमार मतलब सुंदर, तो सुंदर बाग इसने बनाया कश्मीर के अंदर। इसी तरीके से इसने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो ये आपका जहांगीर से रिलेटेड कुछ स्थापत्य या फिर वास्तुकला है जो आपको पढ़नी चाहिए। 3 महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन इसी के साथ जो है इस जहांगीर की जो पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां, उसने भी कुछ ऐसे निर्माण कार्य किए हैं, कुछ प्रमुख निर्माण कार्य, उनमें से एक आध हम देख लेते हैं। तो नूरजहां ने अपने पिता एतमदौला की याद में क्या किया, एतमदौला का मकबरा बना दिया। एतमदौला की याद में एतमदौला का मकबरा का निर्माण किया। ठीक है, इसमें कुछ खास बात है इसके एतमदौला के मकबरे में, इसने जो नूरजहां ने बनवाया। नूरजहां कौन थी, आपकी जहांगीर की पत्नी। ठीक है, तो आपका एतमदौला जो इसके पिता थे नूरजहां के, उनकी याद में एतमदौला का मकबरा बना दिया, उनका मकबरा बना दिया एतमदौला का। अब जो है इसकी कुछ खास तकनीक है, जैसे इसमें जो प्रयोग किया गया पितरादूरा तकनीक का प्रयोग किया गया। पितरादूरा तकनीक है क्या, पिछले लेक्चर में बताया है, आज फिर बता रहा हूं। पत्थरों को जो है इस तरीके से रंगा, कलर किया, टुकड़े बनाया उनको और उनको लगाया। तो वो पहले कभी बहुत खूबसूरत लगते थे। आजकल तो वो ट्रेंड नहीं चल रहा, लेकिन पहले कभी घरों में जो है पितरादूरा तकनीक का प्रयोग बहुत होता था। छोटे छोटे पत्थर, उनको नुकीले काट कर जो है रंग से भरकर, रंग लगाकर उनको दीवारों में लगाते थे। तो वो आपकी पितरादूरा तकनीक हो गई। एक तो ये इसका पॉइंट मुख्य हो गया। दूसरा मुख्य पॉइंट जो हुआ इसका वो हुआ कि ये जो है मुगल का पहला सफेद संगमरमर प्रयोग किया गया मकबरा था। मुगलों के द्वारा अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए थे, जितने भी वास्तुकला का निर्माण हुआ था, उसमें जो प्रयोग किया गया था उसमें लाल वलवा पत्थर का प्रयोग किया गया था। लेकिन इसके अंदर जो है
नूरजहां की ने जो बनवाया था, इसमें सफ़ेद संगमरमर का पहली बार मुगलों ने क्या किया, प्रयोग किया। सफ़ेद संगमरमर पत्थर, इससे पहले लाल पत्थर चलता था। ठीक है, ये नूरजहां से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है। एक और आपको जो है इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर। शाहजहां आपको पता है इसका बेटा है, जैसे जहांगीर का बेटा शाहजहां, तो शाहजहां ने अपने पापा के लिए, पिता के लिए जहांगीर का मकबरा का निर्माण किया लाहौर के अंदर, लाहौर के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट जो है जहांगीर से ही रिलेटेड है सारे। जहांगीर की पत्नी अगर कुछ कर रही है तो जहांगीर से संबंधित है, जहांगीर जो कर रहा है वो भी जहांगीर से संबंधित है, और जहांगीर के लिए जो कर रहा है वो भी जहांगीर से संबंधित है। तो शाहजहां जो इसका बेटा था, जहांगीर का मकबरा उसने निर्माण किया लाहौर के अंदर। तो ये जहांगीर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई, इतनी इनफ है, एक बार इसको देख लीजिए। अब हम जो है आगे की तरफ चलते हैं। जहांगीर के बाद आएंगे शाहजहां। शाहजहां में जो हम देखेंगे, शाहजहां तो आपका मैं बता देता हूं, सबसे ज़्यादा मुगलों के टाइम पर जो है उत्कृष्ट माना गया है वो शाहजहां माना गया है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए नाम सुनते होंगे तो शाहजहां का नाम सुनते होंगे। तो इसके लिए जो है वास्तुकला में, इसका लिए मैं ये बनाऊंगा चिन्ह, मतलब कि उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब, उत्कृष्ट का मतलब बढ़ता हुआ या बढ़िया टाइम पीरियड रहा है वास्तुकला का इस शाहजहां के काल में। क्योंकि आपने ताजमहल सुना होगा, जामा मस्जिद सुनी हो, लाल किला सुना है, तो सब आपकी ये शाहजहां द्वारा निर्मित है। तो कैसे महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो शाहजहां का जो सबसे खूबसूरत जो माना गया है, जो विश्वव्यापी लोग इसको जानते हैं, ताजमहल, जो बहुत खूबसूरत एक नमूना है ताजमहल। तो इस ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, क्योंकि इतना खूबसूरत है तो पता होना चाहिए विशेषताएं। तो विशेषताएं में सबसे अच्छी बात क्या है, इसने अपनी पत्नी के लिए, उसकी याद में, उसकी स्मृति में जो है, जिसका नाम था मुमताज़, मुमताज़, या फिर एक नाम और आता है अर्जुमंद बानो बेगम। एक ही नाम है, एक ही पर्सन है, नाम दो अलग लग सकते हैं आपको, मुमताज़ या अर्जुमंद बानो बेगम के लिए इसने जो है किसका निर्माण कराया, ताजमहल का निर्माण कराया। उसकी याद में, उसकी याद में जो है ताजमहल का निर्माण कराया। इसकी कुछ खास बात देखते हैं ताजमहल की क्या है। इस ताजमहल की अगर खास बात देखी जाए तो इसमें जो है पितरादूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। पितरादूरा तकनीक वो जो मैं आपको बता रहा था, सेम पितरादूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है। छोटे छोटे पत्थर रंग भर के उनमें लगाए गए हैं दीवारों में। दूसरा इसमें जो है शॉर्ट टैनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। शॉर्ट टैनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। शॉर्ट टैनिंग तकनीक का मतलब यह है, अगर ये तकनीक प्रयोग की जाती है तो कोई दूर की चीज़ जो है पास दिखती है आपको, दूर है भले ही लेकिन शॉर्ट, छोटी करके दिखेगी, पास होकर दिखेगी। तो शॉर्ट टैनिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है। और आपका इसी के साथ चार वाक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें चार वाक शैली, चार वाक शैली से मेरा मतलब है ये एक बाग है, इसको जो है चार भागों में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। तो इधर भी बाग है, इधर भी बाग है, इधर भी बाग है। तो इस तरीके से चार वाक शैली का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है, चार वाक शैली। इसके बाद जो है इसी में आपका सबसे जो अच्छा देखा गया है जाली का प्रयोग किया गया है। किसका? जाली का प्रयोग। जाली का प्रयोग का मतलब यह है कि जो ताजमहल है उसमें जालियों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि उसमें खूबसूरती दिखे। उसमें क्या है? खूबसूरती दिखे, तो जो आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो जाली का प्रयोग सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट या सबसे अच्छा माना जाता है इसमें, क्योंकि जो प्रकाश आता है वो प्रकाश अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। इसी के साथ इसमें और पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट तो आप समझ ही गए होंगे। हाँ, इसमें जो प्रयोग किया गया है वो सुलेखन का प्रयोग किया गया। सुलेखन का मतलब जो भी उस पर बातें लिखी हुई हैं ताजमहल में, और बड़ी अच्छी खूबसूरत राइटिंग में उसका प्रयोग किया गया है, बड़े अच्छे तरीके से वो लिखी गई है, तो सुलेखन का प्रयोग किया गया है। और एक जो है संगमरमर इसमें प्रयोग किया गया है, आप लोगों को पता ही है, संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया गया है, सफ़ेद। साथ में जो सबसे काम की बात है जो है, इसने शाहजहां ने जो है अलग से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको, शाहजहां ने जो है मयूर सिंहासन या तख्ते ताउज, जिसमें आपने सुना होगा मयूर सिंहासन या तख्ते ताज का निर्माण किया आगरा के किले के अंदर। आगरा के किले के अंदर तख्ते ताउज का निर्माण किया। पहले ये आगरा में निर्माण किया गया था या फिर इसको आगरा में रखा गया था, ये एक तरीके का
तख्त है, बैठने का जगह है बहुत अच्छी बढ़िया, तो वो पहले कभी आगरा में था निर्माण, लेकिन उसको बाद में जो है उठाकर कहाँ ले गए थे, दिल्ली में लाल किला में ले गए थे। तख्ते ताज उसका नाम था, लेकिन इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, जो शाहजहां द्वारा निर्मित थे। मयूर सिंहासन इसलिए कहते थे क्योंकि जो बैठने का सिस्टम था, उस बैठने के जस्ट पीछे जो था आपका, उस पर आपका 2 मयूर बने थे, 2 मोर बने थे, तो इसलिए उसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। तो इसलिए जो है शाहजहां का ये आपको पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं, सारे मैं महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये ताजमहल से रिलेटेड है, ये आपके मयूर सिंहासन से रिलेटेड है। 1-2 पॉइंट जो है आपको वैसे याद रख लेने हैं, जैसे यहीं पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वो है आपके जैसे लाल किला किसके द्वारा निर्मित है, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, जामा मस्जिद किसके द्वारा हो गई, ये सब आपकी शाहजहां के द्वारा निर्मित है, शाहजहां के द्वारा निर्मित है। तो ये पॉइंट जरूर आपको ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण है। अब आपका जो अगला आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां हो गया, अब उसके बाद जो आता है औरंगजेब, इसको पढ़ लेते हैं। तो औरंगजेब हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है, औरंगजेब हेडिंग डाल लीजिएगा। औरंगजेब में आपको कुछ याद नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको जहांगीर का बताया था कि इसने जो है रुचि नहीं ली वास्तुकला में। क्या नहीं ली, रुचि नहीं ली वास्तुकला में। कौन सी वास्तुकला में, मुगल वास्तुकला में इसने रुचि नहीं ली बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि ये कट्टरवादी बहुत ज़्यादा था, धर्म को लेकर कट्टरवादी इसके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, इसलिए जो है इसने कहीं भी वास्तुकला में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर भी जो है इसने जो है अपनी पत्नी जो है, जिसका नाम था राबिया, उसकी याद में एक बीवी का मकबरा ज़रूर बनवाया है, बीवी का मकबरा, ठीक है, उसकी याद में एक मकबरा बनवाया है, बीवी का मकबरा, जो आपका औरंगाबाद में स्थित है, MH महाराष्ट्र। क्यों मैं इसको बता रहा हूँ, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसने जो औरंगजेब ने जो कट्टरवादी था, जिसने रुचि नहीं लिया मुगल वास्तुकला में, लेकिन फिर भी एक अपनी राबिया की याद में बीवी का मकबरा बनाया, या अपनी बीवी के लिए एक मकबरा बनवाया। उस मकबरे की जो उसने कॉपी की, वो ताजमहल की कॉपी की, बिल्कुल ताजमहल की कॉपी, लेकिन ताजमहल की कॉपी नहीं कर पाया। शाहजहां ने जो बनवाया था इसके पिता ने, उसकी कॉपी नहीं कर पाया, तो इसकी जो उसको जो बोलते हैं फूहड़ नकल बोलते हैं, ताजमहल की फूहड़ नकल, मतलब कि बेकार, गंदी, इस तरीके से ध्यान रखना। तो बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद, उसमें ताजमहल की कॉपी की है, इसने सेम बना दिया, लेकिन वो बात नहीं है जो ताजमहल में है, इसलिए उसको फूहड़ नकल बोलते हैं, बेकार नकल बोलते हैं। तो ये आपका किससे रिलेटेड हो गया, औरंगजेब से रिलेटेड हो गया। औरंगजेब में यही पॉइंट थे आपके। तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये आपका कंप्लीट हो चुका। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पढ़नी है इसी में। जब ये मुगल वास्तुकला का विकास चल रहा था, उसी टाइम पर 2 वास्तुकला का विकास और हुआ। मुगल वास्तुकला का मतलब जो 1526 से आपका 1707 जो शासक मैंने निपटा दिए हैं पूरे के पूरे, इसी टाइम पर 2 शैली का और विकास हुआ, जिसका नाम था राजपूत शैली। इसी टाइम पर मतलब भारत में राजपूत शैली और सिख, क्योंकि सिख धर्म इसी टाइम पर आया था 1400 के टाइम पर। तो सिख शैली या राजपूत शैली, इन दोनों का विकास हुआ। इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, राजपूत शैली के और सिख शैली के। तो राजपूत शैली पर जो इफेक्ट देखा गया वो मुगल शैली का देखा गया, ठीक है, मुगल शैली का देखा गया। और इसके जो आपके भवन होते थे, महल होते थे, भवन एवं महल, वो व्यापक थे। क्या थे, व्यापक थे, बड़े बड़े थे, मतलब काफ़ी। और इसी के टाइम पर जो आपके बने हैं वो कार्निस का प्रयोग किया गया, कार्निस का प्रयोग करते हुए मेहराब बनाए गए, कार्निस का प्रयोग करते हुए मेहराब बनाए गए, ठीक है। और ये मेहराब जो किस आकार के लगते हैं, जैसे कि धनुष होता है, धनुष के आकार में। अब इसको समझा देता हूं मैं, क्या बोला मैंने आपको। कार्निस का मतलब होता है कोना निकला हुआ, जैसे कोई घर है, आप उसका बाहर की तरफ को छज्जा निकाल देते हैं, तो वो क्या है, कार्निस है। तो वो किस तरीके से निकले हुए, वो इस तरीके से निकले हुए हैं। एक सेकेंड, तो हम जो देख रहे थे
कार्निस का प्रयोग मेहराब बनाए जाते थे, कार्निस का प्रयोग करते हुए मेहराब बनाए जाते थे। और वो मेहराब किस तरीके का आकार लेते थे? धनुष का आकार लेते थे। तो मैं आपको ये समझा रहा था किस तरीके से ये अब इसको अगर आप देखोगे ना, ये ऐसे आप इसको इधर लगा लो, ये, और यहां से जब इसको मिलाओगे आप तो आप खुद देख पा रहे होंगे किस तरीके की आकृति ले रहा है, धनुष की। तो ये आपके इस तरीके से बहुत सारे कार्निस बाहर की तरफ, ये अंदर तो होंगे नहीं। अगर आप इमेज करोगे, बड़े बड़े मूवी देखी होंगे आपने, उसमें महल होते हैं, तो बाहर की तरफ जो है जहाँ पे महारानियाँ खड़ी होती थी, सिर पर जो है वो डालकर दुपट्टा या वटेवर कुछ भी इस तरीके का, तो वो जो है बनी भी होती थी किस? कार्निस का प्रयोग मेहराब, जो बाहर की तरफ निकली भी होती थी बालकनी में, ठीक है, जिनको क्या बोलते थे? झरोखा, झरोखा बोलते थे। ये कहाँ देखा गया आपको? राजपूत शैली में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, झरोखा, जिसको बालकनी बोल देंगे आप, बालकनी। और डिज़ाइन कैसा होता था? कार्निस बाहर की तरफ निकली होती थी, मेहराब जैसा डिज़ाइन होता था, मेहराब ऐसे बने होते थे जैसे कि कोई धनुष है, कोई धनुष का आकार लिए हुए। तो झरोखा का मतलब बालकनी, जो बालकनी होती थी। तो ये कहाँ पर थी? राजपूत शैली में। तो ये कुछ पॉइंट है। मुगल शैली जो है भवन है, महलों का जो निर्माण किया गया बहुत व्यापक था, बड़े बड़े महल थे। कार्निस का प्रयोग मतलब कि बाहर को कोना निकला होता था, वो कोने किस तरीके से? मेहराब, और वो बालकनी होती थी जिसमें जो है रानी महारानी खड़ी होती थी, तो वो जो इस तरीके से प्रतीत होती थी, धनुष के आकार की प्रतीत होती थी, ठीक है। तो इस शैली पर जो है मुगल शैली एंड राजपूत शैली दोनों का प्रभाव देखा गया। क्योंकि जो जिस टाइम पर विकास हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से तो देखेगा ना। जैसे कि अगर हम कुछ बिल्डिंग अभी बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, तो कहीं से कॉपी करेंगे, जो बहुत अच्छा बना हुआ होगा उसको उठाएंगे, उसके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम भी जो खूबसूरत जगह होंगी उनकी कॉपी की जा रही होगी अपने लिए। तो वो मुगल शैली और जो है राजपूत शैली दोनों का इस सिख शैली पर इफेक्ट देखा गया है। तो वो क्या था आपका? इसमें जो है प्याजनुमा गुंबद थे, प्याजनुमा गुंबद। और इसमें और पॉइंट देखा गया है, और जो देखा गया है, शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब ऊपर, शीर्ष पर छतरी के आकार की बहुत सारी चीज़ें ऊपर पाई जाती थी। जो मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो उससे आप और समझ जाएंगे। तो शीर्ष पर छतरी के आकार की आकृतियाँ हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? आकृतियाँ। प्याज के आकार का गुंबद का मतलब यह है कि ये, अगर आप देखोगे स्वर्ण मंदिर को जाकर, तो स्वर्ण मंदिर में यही आकृति है। और उस पर जो है अलंकृत का मतलब सजाने के लिए लंबी जो है क्या खींची हुई है? रेखा खींची है, लंबी लाइनें खींची है, रेखा खींची हुई है अलंकरण के लिए। उस पर जो है गुंबद पर लंबी लंबी रेखाएं खींची हुई है। और अलंकृत के लिए जो है उसको तांबे एवं पीतल की परत चढ़ाई गई है। तांबे एवं गुंबदों पर जो है तांबे एवं पीतल की परत चढ़ाई गई है। तो ये आपको कुछ पॉइंट जो है मुगल शैली और राजपूत शैली, प्याजनुमा गुंबद देखो, और इस पर शीर्ष पर बहुत सी छतरियाँ होती थी। अलंकरण के लिए लंबी लंबी रेखाएं गुंबदों पर इस तरीके से बनी होती थी चारों तरफ से, अगर आप इमेज करोगे। और इसको और अलंकृत करने के लिए क्या किया था? तांबे और पीतल की इस पर परत चढ़ाई जाती थी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये मुगल वास्तुकला से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ये आपके आप हो चुके। अगर आप स्वर्ण मंदिर को देखोगे तो स्वर्ण मंदिर जो है इसी तरीके का है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर आप स्वर्ण मंदिर भी लिख सकते हो। तो आज जो है इतना ही रखते हैं। मुगल वास्तुकला आपका कंप्लीट हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे कि प्राचीन काल की स्थापत्य कला कैसी है, ऐसी मुगल काल की कैसी थी, वो आप पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की स्थापत्य कला किस तरीके की रही है। उसके बाद ये स्थापत्य कला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चित्रकला उठाएंगे। तो प्राचीन की चित्रकला कैसी रही है, मुगल की, मध्य की कैसी रही है, और आधुनिक की, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।